भारत में नफरत के बल पर सियासत करने वालों ने कड़ी मेहनत करके इंसान को तन्हा खड़ा कर दिया है ताकि उनकी तानाशाही के खिलाफ मुल्क मिलकर एक साथ खड़ा ना हो सके। मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं के दिल में नफरत भरने के जिस सियासी तमाशे ने सन 2014 में तेजी पकड़ी थी, वो अब 2020 में नई ऊंचाइयां छू रहा है। हर इंसान के दिल में दूसरे इंसान के खिलाफ नफरत का बीज डाला जा रहा है। हर कास्ट के लोगों के बीच नफरत की खाई को बढ़ाया जा रहा है। आम इंसानों को किसानों के खिलाफ भड़काया जा रहा है। यहां तक कि औरतों के खिलाफ मर्दों के दिमाग में नफरत भरकर उसको हवा दी जा रही है। और यह सब एक सियासी आइडियोलॉजी के तहत किया जा रहा है। इस सियासी दल का मकसद इंसानों को इतना कमजोर कर देने का है कि वो उनके हर फैसले को गुलामों की तरह मानने के लिए फौरन तैयार रहें और हुकूमत के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत और ताकत हमेशा के लिए खो दें। और अपना ये मकसद हासिल करने के लिए हुक्मरान टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार की खड़ी करी गई मीडिया की फौज इस काम में सबसे ज्यादा मददगार साबित हो रही है। आज के दौर में यूनिटी यानी एकता, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी की बात करने वालों को गद्दार, देशद्रोही, बाबर की औलाद कहकर बुलाया जा रहा है और मुगलों के जुल्मों की फर्जी किस्से कहानियां सुनाकर लोगों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने वालों को देशभक्त बताने का तमाशा चल रहा है। क्योंकि झूठ और नफरत के बल पर अवाम को ठग कर सत्ता हथियाने वालों को कम्युनिटी की यूनिटी से डर लगता है। जाहिर सी बात है, देश में अलग अलग जाति और मजहब के लोगों के बीच में अगर भेदभाव खत्म हो जाएगा, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों के बीच फैलाई गई दूरियां अगर खत्म हो जाएंगी, तो आप फिर से ताकतवर और मजबूत हो जाएंगे, जो कि इस नफरती सियासी दल को हरगिज गवारा नहीं है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुगलों की छोड़ी गई विरासत में गुलामी की निशानी नजर आती है। दरअसल आज की सियासत में मुगलों के खिलाफ बकवास करना मुसलमानों के खिलाफ जज्बातों को भड़काने का एक ऑर्गेनाइज तरीका है, जिसका ना तो मुल्क की हिस्ट्री से कोई लेना देना है और ना ही योगी के इतिहास की समझ से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सारी नाकामयाबियों पर पर्दा डालने के लिए एक ही काम को अपना मकसद बना लिया है। बस मुसलमान के नामों वाली जगहों के नाम बदलकर हिंदू जैसे नाम रखते ही उनके सारे फेलियर्स फुर से हवा में उड़ जाते हैं। साल 2014 के बाद से ही भारत के इतिहास में मुगलों की अहमियत को कम करके पेश करने की कोशिशें शुरू हो गई थी। पर भाजपा की मजबूरी ये है कि वो ये साबित नहीं कर सकते कि सन 1526 में पानीपत की जंग में इब्राहिम लोधी को हराकर आगरा की तरफ कूच करने और उसको अपनी कैपिटल यानी राजधानी बनाकर खुद को हिंदुस्तान का बादशाह होने का ऐलान करने वाले शख्स का नाम मुगल जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर नहीं था। बीजेपी यह भी साबित नहीं कर सकती कि भारत के मेडिवल यानी मध्यकालीन इतिहास का हीरो अकबर नहीं, कोई और था। यह मान लीजिए कि कागज, पत्थर और प्राइमरी स्कूल में मुगलों से जुड़े चैप्टर्स को हटाकर और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर फर्जी हिस्ट्री फैलाकर आप सारी दुनिया के सामने ये कभी साबित नहीं कर पाएंगे कि ताजमहल तेजो महल है और उसे शाहजहां ने नहीं, किसी और ने बनवाया था। आपके बस में ज्यादा से ज्यादा यही है कि आप उनके नाम से बनी सड़कों, रेलवे स्टेशन और शहरों के नाम बदल सकते हैं। बीजेपी सरकार वही कर रही है। जबकि इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने से इलाहाबादी अमरूद का नाम मोहर लगाकर प्रयागराजी अमरूद नहीं किया जा सकता। मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी का नाम बदलकर अकबर प्रयागराजी रखने की इजाजत कहां से लाओगे? खैर, फैजाबाद को अयोध्या, मुगल सराय जंक्शन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और फिर आगरा एयरपोर्ट का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट करने के बाद अब आगरा के मुगल म्यूजियम को छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम में बदलने का सियासी तमाशा चालू है। योगी आदित्यनाथ मुगलों को भारतीय इतिहास का हिस्सा नहीं मानते हैं। आयरनी यानी विडंबना यह है कि मुगल इतिहास की जड़ें उनके राज में अंदर तक फैली हुई हैं। सन 1560 से 1650 के बीच यानी 90 सालों से ज्यादा तक आगरा मुगलों की राजधानी रहा है और आज भी ताजमहल, फतेहपुर सीकरी योगी के बीजेपी सरकार का खजाना भर रहे हैं। मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर शिवाजी छत्रपति महाराज म्यूजियम रखना
यानी एक ऐसे राजा के नाम पर रखने से जो सिर्फ एक बार आगरा आया था और बंदी बना लिया गया हो, यह म्यूजियम एक कॉमेडी, एक पैरोडी में तब्दील हो जाएगा। अगर आप अपने इतिहास से वाकिफ नहीं हैं तो चुनाव जीतने के लिए भी उससे मत खेलिए, क्योंकि इतिहास लौट कर आपको काटेगा जरूर। और यह शुरू हो चुका है। अब यूपी के जाट आगरा म्यूजियम का नाम शिवाजी के नाम पर रखने से नाराज हो गए हैं। उनका दावा है कि जाट राजा सूरजमल ने यूपी के इलाके में मुगलों को हराया था, इसीलिए म्यूजियम का नाम उनके नाम पर होना चाहिए। दरअसल दिक्कत यह है कि सहूलियत के हिसाब से हर मुस्लिम इन्वेडर को मुगल रजीम से मिला दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के सारे सिपहसालार भगवा राजनीति की उसी लहर पर सवार हैं। इसीलिए योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उनके राज्य में किसी भी मुगल चीज का जश्न नहीं मनाया जा सकता है, क्योंकि वो गुलामी की मानसिकता के प्रतीक हैं, यानी गुलामी की मानसिकता के सिंबल्स हैं। लेकिन ये सफेद झूठ है। पूरी सच्चाई क्या है ये मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/Dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 1526 से शुरू होकर 1857 तक खिंचने वाला मुगलों का इतिहास किसी 2-4 इंसानों की निजी कहानी नहीं है, बल्कि 300 साल से ज्यादा का एक दौर है, जिसने भारत की लाइफस्टाइल, फ्यूडल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, एजुकेशन, कला, म्यूजिक, कल्चर को एक नई रंगत दी है। अंग्रेजों की तरह मुगल हमारे यहां से कुछ लूट कर नहीं ले गए हैं। उन्होंने जो भी कमाया है वो सदियों तक इसी देश में रहा है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। चलिए यह मान लिया जाए कि बाबर और हुमायूं तो बाहर से आए थे, लेकिन अकबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक सब यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मरे। एक बार भी किसी ने भारत के बाहर कदम नहीं रखा। 18वीं शताब्दी में जब मुगलों का डाउनफॉल होना शुरू हुआ था, उससे पहले तक हिंदुस्तान दुनिया का सबसे अमीर देश हुआ करता था। पूरी दुनिया की दौलत का 1/4 हिस्सा भारत में हुआ करता था। यह शान शौकत थी मुगलों के जमाने की। लेकिन जब अंग्रेज 1947 में भारत से गए तो दुनिया की दौलत का सिर्फ 1% हिस्सा ही भारत में रह गया था। भाजपा जजिया को लेकर मुगलों की लगातार बुराई कर रही है, यह कहते हुए कि मुगलों ने इसे हिंदुओं पर अपनी जमीन पर रहते हुए भी प्रोटेक्शन देने के लिए लगाया था। लेकिन यह बात बताने से परहेज किया जाता है कि इस टैक्स को अलग अलग मुगलों की हुकूमत के दौरान हटाया गया और फिर दोबारा लगाया गया था। यह सब उनके सियासत के हिसाब से था, जैसा कि आज भी होता है जब अलग अलग नेता अपनी सियासत के हिसाब से किसी पॉलिसीज को रखते हैं या फिर उसे हटा देते हैं। जैसे कि अकबर ने जजिया को खत्म कर दिया, पर औरंगजेब ने फिर से उसे बहाल कर दिया, लेकिन जहांदार शाह ने उसे फिर से खत्म कर दिया। इस पर भाजपा और संघ से जुड़े लोग आपसे कभी भी डिबेट करने के लिए तैयार नहीं होंगे। दरअसल जिस औरंगजेब को जजिया दोबारा शुरू करने के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है, उसके हुक्म को पढ़ने के बाद आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सेक्टर्स, बहुत सारे वर्गों को इससे छूट दी गई थी, जिसमें बेरोजगार, बीमार और बूढ़े शामिल थे। ये छूट औरतों, बच्चों और फौज में भर्ती होने वालों को भी दी गई थी। ये टैक्स बराबर भी नहीं था। अमीरों पर, जिनके पास 10,000 दिरहम से ज्यादा थे, उन पर सबसे ज्यादा टैक्स यानी 48 दिरहम सालाना का लगता था। गरीब लोग जिनके पास 200 दिरहम से कम थे, उन्हें 1 दिरहम महीना देना होता था। ऐसा नहीं है कि मुगलों के दौर में सिर्फ हिंदुओं पर टैक्स लगता था, मुसलमानों पर भी टैक्स लगाया जाता था। मुसलमानों पर लगाए गए टैक्स को ज़कात कहा जाता था। दरअसल 331 साल की मुगल हुकूमत को हिंदुत्व का चश्मा पहनकर देखते ही इस बात का पता चलता है कि एजुकेशन की कमी किस तरह इतिहास को समझने की आपकी कैपेसिटी को खत्म कर सकती है। भाजपा के अंदर औरंगजेब को लेकर हमेशा से नफरत रही है। अगर वो औरंगजेब से जुड़ी तमाम निशानियों को छोड़ देना चाहते हैं तो भी अकबर, जहांगीर, शाहजहां और उन दूसरे मुगल रूलर्स का क्या, जो न सिर्फ गहराई से हिंदुओं के सपोर्टर्स थे, बल्कि उनकी इस बात से उस वक्त के उलेमा बिल्कुल उन्हें पसंद नहीं करते थे। और उन्होंने ही भारत को कुछ सबसे महान कल्चरल जेम्स दिए हैं,
जैसे ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, लाल किला वगैरह वगैरह, जो आज भी भाजपा सरकार का खजाना भर रहे हैं। मोदी जी के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के इनॉग्रेशन के बाद ही फर्जी खबरें फैलाई गई कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने वाले टूरिस्ट की तादाद ताजमहल देखने जाने वालों से ज्यादा है। साल 2018 से 19 में झूठ उड़ाया गया कि ताजमहल को देखने वालों की तादाद 7.5 लाख है, जबकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने वालों की तादाद 26 लाख है। जब आंकड़े निकाले गए तो पता चला कि ताजमहल देखने वाले आने वाले टूरिस्ट की तादाद 70 लाख थी और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने आने वालों की तादाद सिर्फ 26 लाख थी। टूरिज्म मिनिस्टर प्रहलाद पटेल को नवंबर 2019 में क्वेश्चन आवर के दौरान लोकसभा को बताना पड़ा कि बीते 3 सालों में ताजमहल की इनकम 200 करोड़ है, जो देश के किसी भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के मुकाबले सबसे ज्यादा है, जबकि इसके रखरखाव में होने वाला खर्च तो सिर्फ 13.37 करोड़ है। टूरिज्म मिनिस्टर पटेल ने यह भी बताया कि देश में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले हिस्टोरिकल मूवमेंट्स 5 हैं, जिसमें पहले नंबर पर है ताजमहल, दूसरे नंबर पर है लाल किला, तीसरे पर कुतुब मीनार, चौथे पर आगरा फोर्ट और 5वें पर फतेहपुर सीकरी है। टूरिज्म मिनिस्टर ने बताया कि अकेले 2017 से 18 के कंपैरिजन में 2018 से 19 में ताजमहल में आने वाले टूरिस्ट की तादाद 6% बढ़ी है और पिछले 5 सालों से यह ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। लेकिन आज के भारत में, जिसे बीजेपी के गोल्डन एज का दौर भी कहा जा सकता है, उसमें हकीकत और सच्चाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां हिंदुओं पर 400 साल पहले हुए जुल्म की फर्जी कहानियों को बार बार सुनाकर चुनाव जीते जाते हैं और इसीलिए भाजपा भारत के इतिहास को गहरे भगवा रंग से रंग देना चाहती है, जबकि इतिहास सीख और नसीहत लेने के लिए होता है। और भारत का इतिहास हमें दिखाता है कि कोई भी सरकार सबसे अच्छा काम तभी करती है जब वो सेक्युलरिज्म और इक्वलिटी को बनाए रखती है, जैसा कि अकबर की हुकूमत के दौरान हुआ था। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/Dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।